गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। हमारी आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हमारा आज का लेसन है भाषा। भाषा के विषय में संत कबीर दास ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपह शीतल होए। अर्थात हमें अपने मुख से ऐसी वाणी का, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हम स्वयं तो शीतल हो ही। स्वयं शीतल होना यानी स्वयं को प्रसन्न करना, हृदय से प्रसन्न होना, और ऐसी भाषा बोलें, ऐसी वाणी बोलें कि हमारे शब्दों का प्रभाव इतना मधुर हो कि सामने वाला व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाए। तो आइए हम भी आज इसी भाषा पर चर्चा करते हैं। हमारा आज का लेसन है भाषा, लिपि एवं व्याकरण। भाषा के साथ साथ भाषा को लिखने की विधि लिपि और भाषा को शुद्ध रूप प्रदान कर देने वाले व्याकरण के विषय में आज हम परिचय प्राप्त करेंगे। भाषा मुख्य रूप से संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। अर्थात मुख से निकली हुई जो भी ध्वनि है उसे हम भाषा कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में मुख से निकली हुई ध्वनियों को भाषा कहते हैं, लेकिन किसी भी ध्वनि को हम भाषा का रूप तब तक नहीं दे पाते जब तक कि उसके लिए हमारे पास कोई स्थिर व्याकरण नहीं होता है। इसीलिए हम भाषा के साथ साथ उसके लिखने की विधि लिपि और व्याकरण पर भी प्रकाश डालेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। भाषा की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि भाषा के द्वारा मानव अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। मनुष्य क्या करता है? अपनी भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति किसी न किसी भाषा के माध्यम से करता है। मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति किसी न किसी भाषा में करे। भाषा मुख्य रूप से दो रूपों में प्रयोग की जाती है, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक भाषा का प्रयोग सिर्फ इतना है कि हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति सामने वाले के सम्मुख कर सके, लेकिन लिखित भाषा के लिए नियमों का होना आवश्यक है और उसके लिए हम व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करते हैं। इसीलिए व्याकरण को शास्त्र कहा जाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी कि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में जानने के लिए हमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी तरह लिपि क्या है? लिपि वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि को कहते हैं। लिपि क्या है? भाषा की इकाई है वर्ण। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे आ, उ, क, ख, ग, ढ इत्यादि। इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण ध्वनि की सबसे छोटे रूप में जानी जाती है। वर्णों को मिलाकर हम शब्द बनाते हैं और शब्दों को मिलाकर वाक्य, और वाक्यों के द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। तो भाषा क्या है? मानव मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्ति करने का माध्यम है, जबकि किसी भाषा को लिखने की, लिपिबद्ध करने की जो विधि है उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, मलयालम, संस्कृत इत्यादि अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, असंख्य भाषाएं प्रचलित हैं और उनको लिखने की अलग अलग विधियां हैं। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी, संस्कृत और मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू, फारसी लिपि में लिखी जाती है, तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। वास्तव में हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं, जो वर्ण निकलते हैं, उन्हें हम जब
विशेष चिन्हों के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और इन सभी बातों का ज्ञान प्रदान करने वाले शास्त्र को, जो कि किसी भाषा के विषय में हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आइए इसको थोड़ा और विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करें। भाषा के दो प्रमुख रूप हैं, मौखिक और दूसरा लिखित। जैसे ये हिंदी भाषा है, हमने हिंदी भाषा को लिखा, तो ये लिपि क्या है? इसको लिखने की जो शैली है ये हमारी देवनागरी है। हम किस लिपि में लिख रहे हैं यहाँ हिंदी वर्णों को? ये सारे वर्ड हैं जिसके द्वारा हम अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो इसके लिए हमने क्या किया? वर्णों का प्रयोग किया, वर्णों को हमने लिखा। म पर अ की मात्रा लगाई, ख पर छोटी ई की मात्रा लगाई, क को सिर्फ अ के साथ संयुक्त करके लिखा, छोटा अ के साथ, तो ये बना मौखिक। यानी हर वर्ण को व्याकरण के नियमों से बांधकर हमने लिखा। तो हमारी बात यहाँ पर स्पष्ट हो गई कि भाषा दो रूपों में जानी जाती है, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। तो वर्णों को चिन्हित करने की जो शैली है उसे हम लिपि कहते हैं। यहाँ हिंदी भाषा हम मौखिक और लिखित शब्दों को जो लिख रहे हैं वो देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं। अब आइए भाषा की इकाइयों को जानते हैं। अब हमने आपसे क्या कहा कि सबसे छोटी इकाई वर्ड है, लेकिन हम शुरुआत करेंगे ध्वनि से। हमारे मुख से जो भी आवाज निकलती है, सर्वप्रथम हमारे मुख से जो भी आवाज निकलती है वह क्या है? ध्वनि है। तो पहली इकाई क्या हुई? ध्वनि। दूसरी वर्ड। जब ध्वनि निकलती है तो जो उसका सार्थक स्वरूप होता है, सबसे छोटा, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं वर्ण। अब ध्वनि वो इस प्रकार मुंह से कुछ भी आवाज निकले, वाह, कुछ भी आवाज निकले जो स्वतः निकल जाए हमारे भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, वह होती है ध्वनि। लेकिन वर्ड क्या है? वह ध्वनि है। वर्ड क्या है? वह ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों को मिलाकर जब हम प्रयोग करते हैं तो उन्हें कहते हैं शब्द। तो शब्द क्या है? वर्णों के प्रत्येक सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। यदि उसका सार्थक रूप सामने ना आए तो हम उसे व्याकरण की भाषा में शब्द नहीं कहेंगे, निरर्थक शब्द कहेंगे। तो शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह है। जैसे वर्ड हमने आपको बताया अ आ इ क ख इत्यादि। अब उन्हें जोड़कर अगर हम कोई शब्द बना लेते हैं, जैसे क म ल, इन्हें हमने जोड़ लिया तो क्या हो गया? कमल। इसी प्रकार ना पे कुछ मात्राएं भी लगा लें, स्वरों को जोड़ लिया, नी र ज, तो तीनों को मिला के क्या हो गया? नीरज। ठीक है। इसी प्रकार जब हम वर्णों को मिलाकर के एक सार्थक वर्ण समूह बना लेते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और जब हम शब्दों का एक सार्थक समूह बना लेते हैं तब वह क्या बनता है? वाक्य। और वाक्यों के द्वारा हम किसी भी विचार को
शुद्ध रूप में, सही रूप में सामने वाले के सामने प्रकट कर सकते हैं। वाक्य क्या है? एक पूर्ण विचार का रूप होता है। अगर हमें लिखना है कि मुझे भाषा सीखनी है, तो सबसे पहले हमें वर्णों का ज्ञान आवश्यक है और उन वर्णों को संयुक्त करके हम छोटे छोटे शब्द बनाएंगे। मुझे भाषा सीखनी है। तो इस प्रकार 4 शब्दों को मिला करके हमने क्या बनाया? एक वाक्य बनाया। जैसे हमने आपसे कहा आज हम चर्चा करेंगे, तो आज हम चर्चा करेंगे। 4 शब्दों को मिला करके हमने एक सार्थक शब्द समूह बनाया, जो क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। तो वाक्यों को हम क्या कहते हैं? शब्दों का सार्थक समूह। जैसे नीता गीत गाती है। यहाँ हमारा विचार प्रकट हो रहा है, हमारी बात प्रकट हो रही है कि हम नीता के विषय में बता रहे हैं कि नीता क्या करती है? नीता गीत गाती है। तो इस प्रकार वाक्यों तक पहुंचते पहुंचते हमने किसका प्रयोग किया? सबसे पहले ध्वनि, यानी हमारे मुख से किसी न किसी ध्वनि का निकलना आवश्यक है। और वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी, सबसे छोटी ध्वनि है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। और इन्हीं वर्णों को मिलाकर के वर्णों का एक सार्थक समूह जब हम बना लेते हैं, तो वह बन जाता है शब्द। और उन शब्दों का जब हम एक सार्थक समूह बनाकर अपने एक पूर्ण विचार की अभिव्यक्ति करते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इन सभी को जानने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? व्याकरण शास्त्र की। तो व्याकरण शास्त्र के भी विभागों का अध्ययन कर लेते हैं। इसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। व्याकरण के लिए, व्याकरण को जानने के लिए सबसे पहले इसी के अनुसार हम किसका प्रयोग करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे वर्ण विचार। ये आपका दूसरा लेसन भी है, जिसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तो पहले जो वर्णों के विषय में हम जो अध्ययन करेंगे वह क्या है? वर्ण विचार है। दूसरा शब्द विचार। जब हम वर्णों का अध्ययन करने के बाद वर्णों का स्वरूप क्या है, कितने वर्ण होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका प्रयोग हम अपने मुख से कैसे करते हैं, इन सभी बातों का अध्ययन हम वर्ण विचार में करेंगे। इसी के साथ साथ दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्दों का निर्माण कैसे होता है, अर्थ के आधार पर कितने शब्द होते हैं। आप पढ़ते हैं ना, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये सब क्या है? शब्दों के स्वरूप हैं, विभेद हैं। तो इस प्रकार से हम शब्द विचार के अंतर्गत शब्द कितने प्रकार के होते हैं और शब्द कैसे बनते हैं, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हम शब्द विचार में पढ़ते हैं। इसके बाद बारी आती है पद विचार की। पद विचार। यहां पर आपके लिए एक चीज समझना जरूरी है कि जब हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति वाक्यों में करने लगते हैं, तो व्याकरण शास्त्र में व्याकरण के अंतर्गत, जैसे हमने यहां लिखा नीता गीत गाती है, एक पूरा विचार अपना अभिव्यक्त किया, किसमें? वाक्य में। तो वाक्य में हमने क्या किया? 4 शब्दों का प्रयोग किया। व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत वाक्यों में नियत स्थान पर प्रयोग हुए शब्दों का जो परिचय होता है वो पद के रूप में दिया जाता है, यानी कि इन शब्दों को हम पद मान के चलते हैं। जैसे जरा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए। हमने लिखा नीता, तो नीता क्या है? एक नाम है, एक लड़की का नाम है, इसलिए ये क्या है? संज्ञा है। गाना क्या है? एक क्रिया है, तो यह क्रियापद है, यह संज्ञा पद है। यह क्या है? गीत गाती है, इसलिए यह क्या है? गाने की क्रिया का यह कर्म है, तो यह क्या है? कर्म पद है। तो इस प्रकार से है क्या है? यह भी क्रिया है जो प्रेजेंट टेंस को बताता है का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में यानी कि वर्तमान काल में करते हैं। तो हम किसी वाक्य के अंतर्गत जब शब्दों का प्रयोग विशेष रूप से करते हैं, तो उसका जो परिचय होता है वो शब्द के रूप में ना होकर के वाक्य के अंतर्गत उसे हम
पद कहते हैं। तो जब शब्दों का पद के रूप में हम विचार करते हैं या परिचर्चा करते हैं, उसी विषय में जानते हैं, तो व्याकरण के उस विभाग को हम पद विचार कहते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अब पद विचार के बाद बारी आती है वाक्य विचार की, कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो चौथा स्तर आता है इसमें वाक्य विचार का। वाक्यों के अंतर्गत हम वाक्यों को कैसे लिखें, कैसे प्रयोग करें, कहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग करें, कैसे हम वाक्यों का निर्माण करें, ये सारी चीजें हम वाक्यों के विषय में पढ़ते हैं। तब उस विभाग को हम क्या कहते हैं? वाक्य विचार कहते हैं। इसमें वाक्यों के भेद, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनका प्रयोग करना चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी हमें मिलती है। आशा है आज की कक्षा में आप भाषा, लिपि एवं व्याकरण का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर पाए होंगे। कहीं से भी इसको समझने में कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगली कक्षा में हम फिर विस्तृत रूप से वर्णों का परिचय प्राप्त करेंगे, वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। तब तक प्रतीक्षा करें।